नमस्कार, मैं हूं पल्लवी शुक्ला। भास्य आईक्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। तो देर न करते हुए आज मैं शुरू करूंगी अपने नए युद्ध के बारे में। नया वॉर, नया समय। अब इसका नाम क्या है? सुकरखेड़ा का युद्ध। क्या है नाम इसका? सुकरखेड़ा, जो कि हुआ था 1724 में। अब आप लोग सोच रहे होंगे, लो ये एक नया युद्ध आ गया, नाम भी नहीं सुना होगा। बिल्कुल नाम नहीं सुना होगा, क्या करें, इतने छोटे छोटे मतलब ये वॉर अंदर ही अंदर होते रहते हैं। हम याद ही नहीं कर पाते हैं इन्हें, और एग्जाम में अक्सर यही पूछ ले आते हैं कि बताओ इसका सन क्या है। अब क्या हुआ भाई, आउट ऑफ सिलेबस हो गया मामला। कहाँ से करूं भाई? डीप में पूछ लिया। अरे कुछ भी डीप नहीं है और कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब कुछ सिलेबस में ही है। बस ये होता है कि हम लोग जब बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं ना, तो कुछ चीजें मिस हो ही जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे से पॉइंट पॉइंट आपको बताऊंगी, जिससे कि याद रहेगा। तो ये युद्ध है सुकरखेड़ा का युद्ध। 1724 में हुआ था। किसके किसके बीच में? चिनक्लिंच खान और मुबारिज खान के बीच में। ये वही चिनक्लिंच खान जिसने हैदराबाद की नींव डाली थी मोहम्मद शाह रंगीला के समय। इसी का नाम है निजामुल मुल्क। अब आप सोच रहे होंगे ये मुबारिज खान फिर कौन है? ये है दक्षिण भारत का सूबेदार, क्योंकि इसे मोहम्मद शाह ने ही दक्षिण भारत का सूबेदार बना रखा था, मुबारिज खान को। अब ये चिनक्लिंच खान और मोहम्मद शाह की कुछ मतलब ठनी बनी थी, लड़ाई वड़ाई झगड़ा अंदर ही अंदर चल रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि क्यों, आप मुबारिज खां से कहा, आप जो है मुझे चिनक्लिंच खां को जिंदा या मृत पकड़ के लाइए, तो मैं आपको पुरस्कृत करूंगा। तो ये चले आते हैं, अभियान निकल आते हैं, निकल पड़ते हैं, कहते हैं कि हम जो है लाएंगे पकड़ के। और फिर क्या होता है, इनका सामना होता है चिनक्लिंच खां से सुकरखेड़ा में। वहीं पे शुरू हो जाता है सुकरखेड़ा का युद्ध। यहीं पे नाम इसे दे दिया जाता है सुकरखेड़ा का युद्ध। यहाँ पे इन दोनों का युद्ध जब होता है तो मुबारिज खां यहाँ पे मर जाता है युद्ध में। एक जीतेगा तो एक हमारे हारेगा ही, तो मुबारिज खां मर जाते हैं। चिनक्लिंच खां अपने आप को दक्कन का स्वामी बना लेते हैं, भाई मैं तो जीत गया। लो, अब मोहम्मद शाह रंगीला करें तो क्या करें? कहते हैं ना, मजबूरी थी, ठोको सलामी, ठोकना ही पड़ेगा। तो कहते ठीक है। फिर मजबूरी में ये मोहम्मद शाह रंगीला चिनक्लिंच खां को दक्कन का वायसराय तो नियुक्त कर देते हैं, और मजबूरी में आसफ जहां की उपाधि भी दे देते हैं। अब चाहे खुशी से दें या गम से दें, पर देना तो पड़ेगा ही। आसफ कहाँ, आसफ जहां की उपाधि भी दे देते हैं। और फिर 1725 में हैदराबाद को चिनक्लिंच खां है अपनी नई राजधानी बना लेता है, और यहीं पे ये युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद शुरू होता है एक नया युद्ध, नया दौर। ये भी एक छोटा सा युद्ध है, कोई बहुत बड़ा नहीं है कि जिससे कि बहुत बड़ा तूफान आ जाए। नादौन का युद्ध, शायद नाम सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे नादौन का युद्ध क्यों हुआ, कैसे, इसका क्या रीजन था, ये कहाँ से आ गया। ये युद्ध एक्चुअली उससे रिलेटेड नहीं है, ये सिखों से रिलेटेड है थोड़ा सा। ये 1690 में हुआ था, ठीक है। तो ये किसके किसके क्यों कारण इसका निकला, इसका ये था, जो मुगल सेना ने, जो मुगल सेना का एक सेनापति था आलिफ खां, और पहाड़ी राज्य जो कि कश्मीर कश्मीर का ऊपर का क्षेत्र जो होता है उसे पहाड़ी राज्य बोलते हैं उधर, ठीक है। तो मुगल सेना का जो सेनापति था आलिफ खां ने पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण कर दिया। कब? 1690 में उन्हें आक्रमण कर दिया। और उस समय वहां का जो शासक था, कहलपुर एक गांव है वहां पे, शहर गांव कुछ भी कह सकती, छोटी सी जगह है ऊपर अपने जम्मू कश्मीर और ऊपरी क्षेत्र में, कहलपुर। वहां का शासक उस समय था भीमचंद्र। तो भीमचंद्र गए गोविंद सिंह के पास में। अब ये गोविंद सिंह कौन है? गुरु गोविंद सिंह, वही सिखों के अंतिम और 10वें गुरु, उनके पास गए। तो उनसे कहा कि प्लीज गुरुजी मेरी सहायता कर दीजिए, मुगलों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो इधर ये जो नादौन का युद्ध होता है 1690 में, इसमें जो गुरु गोविंद सिंह है, ये मुगल सेना का सामना करते हैं, और इसमें वो जीत भी जाते हैं पहाड़ी सेना की तरफ से। यानी कि इसको भीमचंद्र की जो सेना है उसे पहाड़ी सेना बोला गया है। तो पहाड़ी सेना की तरफ से गुरु गोविंद सिंह सामना करते हैं मुगल सेना का, और इसमें विजित कौन होता है? विजय किसकी होती है? गुरु गोविंद सिंह की होती है। अब मुगलों को क्या हुआ भाई, हार गए तो गुस्सा आया। अब जब हार होती है तो गुस्सा तो आता ही है। तो ये युद्ध यहाँ पे तो समाप्त होने वाला नहीं था। फिलहाल ये युद्ध नादौन का तो समाप्त हो गया, लेकिन अंदर अंदर गुस्सा तो बचा ही रहा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो ये इनकी कहीं ना गुस्सा कुछ सालों बाद ये निकलती जाकर है चकमौर के युद्ध। बीच में छोटे मोटे और युद्ध होते हैं, उनका कोई जरूरी नहीं है, पर फिर एक आता है चकमौर का युद्ध। अरे,
तो चकमार का जब युद्ध आता है तो 1705 में, ये 1705 में होता है। अब ये किसके बीच में होता है? ये भी गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में होता है। बस चकमार का युद्ध में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है कि इसमें गोविंद सिंह के जो दो पुत्र होते हैं, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये युद्ध में मर जाते हैं, मतलब शहीद हो जाते हैं। तो जिससे कि इनको बड़ा आघात लगता है, तो ये युद्ध भूमि छोड़कर ही चले आते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो एक तरीके से देखा जाए, जब भाग जाएगा एक सामने वाला तो दूसरा जीता है, जीता ही माना जाएगा। तो मुगल सेना इसमें के बीच में होता है इतना ही, 1705 में चकमार का युद्ध। अब इसमें एक आता है खिदराना का युद्ध। खुजलाना का युद्ध नहीं, खिदराना का युद्ध होता है। ठीक है, तो ये कब होता है? ये भी 1705 में ही होता है, वही कुछ टाइम बाद। अब जब यहाँ पे गोविंद सिंह हार गए, मतलब भाग गए थे, तो उनको भी थोड़ा अंदर से लगा मैं क्यों भागा, मुझे नहीं जाना चाहिए था, थोड़ा अंदर गिल्टी विल्टी फील कर रहे होंगे, बहुत बुरा लग रहा होगा। तो लौट के फिर आए, लो मैं आ गया, मैं फिर से लड़ूंगा, शुरू हो गए। अब ये युद्ध होता है फिर गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में। इसका कुछ खास निर्णय तो नहीं निकलता है, लेकिन इसमें ये होता है कि मुगल सेना वापस लौट जाती, कहती है छोड़ो यार, नहीं लड़ेंगे अब हम, बहुत हो गए युद्ध, बहुत हो गई, नुकसान उसे नुकसान ही होता रहता है, तो कब तक लड़ते रहे आखिर। तो ये वापस मुगल सेना ही यहाँ से चली जाती है। लेकिन इस युद्ध में ये होता है, जो आदि ग्रंथ होता है, जो कि अर्जुन देव ने लिखा था, आदि ग्रंथ की रचना अगर कहा जाए तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये भी सिखों के एक गुरु थे। ठीक है, तो इन्होंने ये रचना की थी, तो इसमें आदि ग्रंथ ये समाप्त हो जाता है, कहा गया है इस युद्ध में ये लुप्त हो जाता है, कहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब ये समाप्त हो जाता है तो इसको फिर से पुनः निर्माण करवाते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि मैं इसको फिर से बनाऊंगा, संकलन करूंगा, क्योंकि भाई लुप्त नहीं होना चाहिए। तो इसको दसम पातशाह ग्रंथ के नाम से फिर ये आता है सबके सामने, दसम पातशाह ग्रंथ। और इस तरह ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। और गुरु गोविंद सिंह इस युद्ध के बाद में तो तीन बातें ऐसे ही कहते हैं, तो इनकी दो बातें होती हैं। ये कहते हैं कि गुरु की पद्दी गद्दी समाप्त कर दो, सॉरी, गुरु की कहते हैं गद्दी समाप्त कर दी जाए या समाप्त हो जाए। और पांच चीजें कुछ बताते हैं, कहते हैं जिनके पास वो पांच चीजें होंगी वहीं पे मैं मान लूंगा कि गुरु उपस्थित हैं। वो पांच चीजें कौन सी हैं? केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। ये बस पांच चीजें आपको याद भी रख लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है या पूछ लिया गया भी है कि पांच चीजों में से कौन सा अनुपस्थित है, या इनमें से कौन सा उपस्थित था, कौन सी पांच चीजें कही गई थी। तो बस इसलिए मैंने आपको बेसिक पॉइंट की वजह से बता दिया, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। और यहीं पे 10 सिखों के 10वें और अंतिम गुरु मतलब विदाई ले लेते हैं, कहते हैं कि अब बस मैं चला, क्योंकि वो अब यहीं पे अब समाप्त होता है हमारे युद्ध भी, ये जो आज के टॉपिक थे। और अगर आपको इससे ज्यादा थोड़ी जानकारी चाहिए तो आपको नीचे सोर्सेज दिए हुए हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, काफी आपको हेल्प मिलेगी। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि मैं कैसे आप लोगों को क्या बता रही हूँ। थोड़ा कमेंट भी कर दिया करिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।